इतिहास में कई सम्राट हुए जो अपनी तलवार के दम पर जाने गए। लेकिन क्या हो अगर एक सम्राट अपनी तलवार के साथ साथ अपनी कलम के लिए भी उतना ही मशहूर हो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी के एक ऐसे ही अनोखे शासक की, सम्राट हर्षवर्धन। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो हाथ तलवार चलाने में माहिर हो, वही हाथ उतनी ही खूबसूरती से नाटक भी लिख सके? मतलब एक महान योद्धा और एक महान कलाकार, क्या ये दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हर्षवर्धन, एक ऐसे सम्राट जिन्होंने सिर्फ एक बहुत बड़ा साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी कला से, अपनी लिखाई से सबको हैरान कर दिया। तो चलिए उनकी शख्सियत के सबसे हैरान करने वाले पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं, यानी एक लेखक के तौर पर हर्षवर्धन को। ये हैं वो 3 मशहूर संस्कृत नाटक जो हर्षवर्धन ने लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब 1 मिनट रुककर सोचिए, एक सम्राट जो दिन रात जंग और सियासत में उलझा हुआ है, वो नाटक लिखने के लिए वक्त निकाल रहा है। ये कितनी कमाल की बात है ना? और ये नाटक आज भी उनकी शानदार साहित्यिक कला का जीता जागता सबूत हैं। लेकिन हाँ, एक कलाकार होने से पहले वो एक राजा थे, और जिस दौर में वो राजा बने उस वक्त भारत की हालत काफी नाजुक थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक बिखरे हुए देश को फिर से एक किया। हुआ यूं था कि ताकतवर गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका था, और उसके बाद पूरे उत्तरी भारत में एक तरह से राजनीतिक अफरा तफरी का माहौल था। पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच हर्षवर्धन का उदय होता है। और जिस तेजी से वो सत्ता में आए वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए, 606 ईस्वी में अपने भाई की हत्या के बाद वो गद्दी पर बैठे, और सिर्फ अगले 6 सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत कर लिया। फिर अपनी राजधानी कन्नौज से उन्होंने करीब 40 साल तक उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। हाँ, एक बात जरूर थी, जब उन्होंने दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वहां दक्कन के ताकतवर चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी पर ही रोक दिया। तो समझने वाली बात यह है कि उन्होंने पंजाब से लेकर बंगाल तक एक बहुत बड़े इलाके को कामयाबी से एक कर दिया, जिसकी वजह से उत्तरी भारत में कई दशकों बाद जाकर शांति और स्थिरता आई। लेकिन वो जो दक्षिण की सीमा थी, वो उनके साम्राज्य की हद भी बन गई। पर हर्षवर्धन की कहानी सिर्फ जीत और सियासत की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत तो उस संस्कृति में है जिसे उन्होंने पाला पोसा। चलिए अब उनके साम्राज्य के इस कल्चरल साइड को भी देखते हैं। उनकी राजधानी थी कन्नौज, और कन्नौज सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं था। अरे वो तो जैसे विद्वानों, कलाकारों और दार्शनिकों के लिए एक चुंबक बन गया था। देखते ही देखते ये शहर ज्ञान और कला का एक धड़कता हुआ केंद्र बन गया। सोचिए, हर्षवर्धन के दरबार में कैसे कैसे लोग जमा होते थे। बड़े बड़े विद्वान, बेहतरीन कवि, धर्मगुरु, कलाकार, हर तरह के टैलेंटेड लोगों को वहां एक प्लेटफॉर्म मिला। ये सचमुच में एक कल्चरल रिवाइवल, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय था। अब सवाल ये है कि हमें ये सब इतनी डिटेल में पता कैसे चला? इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक चीनी बौद्ध यात्री को, जिनका नाम था ह्वेनसांग। उन्होंने कई साल हर्षवर्धन के राज में गुजारे और जो कुछ देखा उसे बहुत विस्तार से लिखा। और ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में हर्ष की जमकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि सम्राट बौद्ध संस्थानों को दिल खोलकर दान देते थे और अपनी जनता की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। अब जब कोई बाहरी इंसान इतनी तारीफ करे तो बाद में वजन तो आ ही जाता है ना। उनकी इसी लगन का सबसे बड़ा सबूत था नालंदा यूनिवर्सिटी का कायाकल्प। जी हाँ, उन्होंने इस महान यूनिवर्सिटी में एक नई जान फूंक दी, और उनके सपोर्ट से नालंदा दुनिया भर में ज्ञान का एक बड़ा सेंटर बनकर उभरा। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक योद्धा, एक शासक, एक नाटककार और कला का एक संरक्षक, तो सवाल उठता है कि हर्षवर्धन की विरासत आखिर है क्या? उनकी विरासत को शायद एक शब्द में कहा जा सकता है एनलाइटेंड किंगशिप, यानी प्रबुद्ध राजत्व। इसका मतलब है एक ऐसा राज करने का तरीका जिसमें राजनीतिक ताकत तो हो, लेकिन साथ ही कल्चर और ज्ञान को आगे बढ़ाने का गहरा जज्बा भी हो। एक कमाल का बैलेंस था ये। इसे हम 3 पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं।
पहला पिलर पॉलिटिकल पावर, जिससे उन्होंने बिखरे हुए देश को जोड़ा। दूसरा पिलर कल्चरल सपोर्ट, जिससे कला और साहित्य को बढ़ावा मिला। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों को बराबर सम्मान और सपोर्ट दिया। तो आखिर में बात ये है कि हर्षवर्धन को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। नहीं, उन्हें याद किया जाता है उस जिंदा दिल कल्चर के लिए जिसे उन्होंने सींचा, उस ज्ञान के लिए जिसे उन्होंने बचाया, और उस मिसाल के लिए जो वो दुनिया के लिए छोड़ गए। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी शासक की महानता का असली पैमाना क्या है? वो जमीन जो वो जीते हैं, या फिर वो विचार जिन्हें वो आगे बढ़ाते हैं? हर्षवर्धन की कहानी शायद यही बताती है कि असली विरासत विचारों की ही होती है।